हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, जिसको हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक अब हमें स्टार्ट करना है हमारा लैटिस एंथैल्पी और दैट बॉन्ड पैरामीटर्स। व्हाट इज लैटिस एनर्जी या एंथैल्पी, हम दोनों को एक ही चीज बोलेंगे, चाहे एनर्जी हो चाहे एंथैल्पी हो। लैटिस एनर्जी इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द आयनिक बॉन्ड इन एन आयनिक कंपाउंड, यानी जो हमारा आयनिक बॉन्ड बन रहा था उसकी स्ट्रेंथ नापने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट या मेजर करने के लिए जो यूज करते हैं हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए, वो होती है हमारी लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स इंक्लूडिंग देयर वॉलेटिलिटी, देयर सॉल्युबिलिटी एंड देयर हार्डनेस, यानी इसके अंदर काफी चीजें की प्रॉपर्टीज के बारे में हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे उसमें उसकी वॉलेटाइल के बारे में, उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में और उस कंपाउंड की हार्डनेस के बारे में हम पता कर सकते हैं। द लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक सॉलिड कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, हम उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। हाउएवर इट कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ द बॉन्ड हैबर साइकिल। जनरली दिस क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स पर मोल, केजी पर मोल, जो कि हमारे आगे 11th क्लास 12th क्लास के अंदर आएगी। अभी हमारे को इसके बारे में इतना ही देखना है कि व्हाट इज लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए। लैटिस एनर्जी कैन बी डिफाइंड as the energy required to convert 1 mole of an ionic solid into gaseous ionic constituent, यानी आपके एक आयनिक सॉलिड को कन्वर्ट करना है किसमें, गैसियस आयनिक कंस्टिट्यूएंट में। जो एनर्जी चाहिएगी वो आपके लैटिस एनर्जी कहलाएगी, क्योंकि आपको सॉलिड फॉर्म से गैसेस में कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में ही पता चल पाएगा कि उसकी कंस्टिट्यूएंट क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, या उसकी हार्डनेस क्या है, या उसकी वॉलेटिलिटी क्या है। इन सब के बारे में हम जब भी पता कर पाएंगे। Alternatively, it can be defined as the energy that must be supplied to 1 mole of an ionic crystal in order to separate it into gaseous ions in the vacuum and endothermic process, यानी वैक्यूम में हम वो भी कह सकते हैं कि उसी को आयनिक क्रिस्टल को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, कितने 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए, वही हमारी लैटिस एंथैल्पी कहलाएगी। और ये एंडोथर्मिक हो रहा है, यानी हमें इसमें एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इसमें क्या साइन आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। Some sources define lattice energy in the opposite manner. That means the amount of energy released when an ionic solid is formed from its gaseous ionic constituent, which is exothermic. यानी कुछ रिएक्शंस में या कुछ कंपाउंड्स या कुछ साइंटिस्टों ने इसको उल्टा भी कहा है कि 1 मोल 1 मोल सॉलिड को आयनिक क्रिस्टल्स को गैसियस स्टेट से बनने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो क्या कहलाएगी, आपकी लैटिस एनर्जी कहलाएगी। अब क्या हो गया, उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो प्रोसेस कहलाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक होने की वजह से इसमें साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव का। यानी अगर आपका सॉलिड से गैसेस में जा रहा है तब वो एंडोथर्मिक कहलाएगा, और गैसेस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तब वो एक्सोथर्मिक कहलाएगा और नेगेटिव साइन आएगा। जैसे एग्जांपल्स लिए, द क्रिस्टल लैटिस ऑफ ए सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल इज इलस्ट्रेटेड बिलो। NaCl का एक सोडियम लिया हमने। इन द केस ऑफ द साइनिक मॉलिक्यूल द लैटिस एनर्जी इन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे NaCl सॉलिड था, हमने उसको गैसियस स्टेट में डिवाइड किया, Na प्लस गैस में प्लस Cl माइनस गैसियस स्टेट में। द एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड टू सेपरेट इट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस में 786 किलो जूल उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी ये पे प्लस में हो रही है एनर्जी, तो ये हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। जैसे ये हमारा NaCl है का क्रिस्टल था, लैटिस था, अब इसको ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ी वो क्या थी, 786 किलो जूल। अब हम पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड बी कैन बी कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल बॉन्ड पैरामीटर्स। अब बॉन्ड पैरामीटर्स में कौन कौन से आएंगे, जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एनर्जी, आल्सो नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी भी हो सकता है बॉन्ड एनर्जी को हम। These bond parameters offers insight into the stability of a chemical compound and the strength of a chemical bonds holding its atoms together। यानी इससे हम पैरामीटर से हमें क्या पता चलेगा, एक तो उसकी कंपाउंड की, केमिकल कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलेगा, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, और जो केमिकल बॉन्ड उसको होल्ड करके रखता है उसके बारे में हमें पता चलता है। किनसे, इन बॉन्ड पैरामीटर्स के थ्रू, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड is the total number of covalently bonded electron pairs between two atoms in a molecule। यानी कोवलेंटली जितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे
हम उसको काउंट कर लेंगे तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट हो जाएगा। इट कैन बी फाउंड बाय ड्राइंग द लुईस स्ट्रक्चर को बनाने के भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ द मॉलिक्यूल एंड काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स इन क्वेश्चन। यानी आपको जितने दिए हुए उसमें सिग्मा बॉन्ड को है उसके कैलकुलेट कर लो, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स है उससे आपकी बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। जैसे सिंगल बॉन्ड्स है बॉन्ड ऑर्डर 1 होना चाहिए, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इफ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड इज 0 द टू एटम्स इन क्वेश्चन आर नॉट कोवेलेंट बॉन्ड। यानी अगर 0 है तो उसके अंदर कोई सा भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, यानी वो एटम्स आपस में बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन C2H2 यानी इथाइन या एसिटिलीन के अंदर क्या है इज 1 एंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज 3। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड बन रहा है और कार्बन कार्बन के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए उसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन एटम का तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, लेकिन जो कार्बन और हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 ही रहेगा। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एन O2 मॉलिक्यूल में 2 हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड से बनते हैं। इन ए कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैज ए बॉन्ड ऑर्डर 3 क्योंकि देख लीजिए इसके अंदर 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। नेक्स्ट आता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कैन बी डिफाइंड एज द एंगल formed between two covalent bonds that orientated from the same atom। यानी सेम एटम से जो बॉन्ड्स के एंगल्स बन रहे हैं, जैसे बॉन्ड एंगल डिफाइन यानी एंगल फॉर्म बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्डेड दैट ओरिएंटेड फ्रॉम द सेम एटम। जैसे ये सेम एटम से ओरिएंटेड हो रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड्स है, इसके बीच में जो भी एंगल बनेगा वो कहलाएगा हमारा बॉन्ड एंगल। जैसे वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल हमारा हो गया 104.5 डिग्री सेल्सियस। The geometry angle between any two adjacent covalent bond is called a bond angle. This bond parameters provide insight into the molecular geometry of a compound। ये हमें मॉलिक्यूलर की किसी भी कंपाउंड की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बारे में डिटेल्स में बताने में, उसकी डिटेल क्या उसका एंगल है इसके बारे में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। द न्यूक्लियाई ऑफ टू केमिकल बॉन्डेड एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। यानी आपके मॉलिक्यूल में दो एटम्स है बॉन्डेड, उन दोनों की न्यूक्लियस से जो रेडियस बीच की दूरी डिस्टेंस है उसको हम मेजर करेंगे, जिससे हमारी बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द सम ऑफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ द टू बॉन्डेड एटम, क्योंकि आपकी कोवेलेंट रेडियस की ही डबल होगी ये। फॉर कोवेलेंट बॉन्ड्स द बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो आपकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। जैसे जैसे बॉन्ड्स बढ़ते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, डबल की उससे कम और ट्रिपल की उससे कम, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बॉन्ड ऑर्डर की क्या, बॉन्ड लेंथ, which are accommodated by strong forces of attraction holding the atoms together। Short bonds are the consequence of these strong forces of attraction। जैसे ये दो एटम्स है, इन दोनों के रेडियस जो बीच की डिस्टेंस है न्यूक्लियस की वो हमारी क्या कहलाएगी, बॉन्ड लेंथ कहलाएगी।